नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बाल विकास का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि जनवरी 2012 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर से क्वेश्चन ये लिए गए हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। तो जो पार्ट हैं वो हमने अपलोड कर चुके हैं पहले ही, तो वो जाके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 10 क्वेश्चन बाल विकास के। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी कि कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि शिक्षक बच्चों में किस तरीके से नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यहाँ पे 4 जो है वो तरीके दिए हुए हैं। इन 4 तरीकों में से आपको जो कोहलबर्ग ने बताया है वो आपको चुनकर बताना है। पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। किसी धार्मिक शिक्षा को आप महत्व देकर नैतिक मूल्यों को बता सकते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन है व्यवहार के नियम स्पष्ट करके, जो व्यवहार के नियम है उनको स्पष्ट करके। या फिर सी है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। या फिर चौथा है कैसे व्यवहार किया जाना है, इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए, जहाँ पर कठोर की बात आ जाए या फिर कोई बच्चे को प्रताड़ित करने वाली बात आ जाए तो वो जो है ऑप्शन वहीं पे हटा देना, क्योंकि वो गलत होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पर बचे हैं 3। पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। देखिए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर हम नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर धर्म के लिए नैतिक मूल्य अलग अलग हैं। सभी धर्म के लिए नैतिक मूल्य तो एक ही है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि व्यवहार के नियम स्पष्ट करना, हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो सी ऑप्शन है ये सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएँ, यानी कि जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर आधारित चर्चाएँ। देखिए, छोटी क्लासों में नैतिक आधारित पाठ दिए होते हैं कि बच्चे उस नैतिक पाठ को पढ़कर उससे कुछ शिक्षा ले सकें। तो यहाँ पर देखिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित, जब नैतिक मुद्दों पर आप चर्चाएं करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों में जो है नैतिक जो मूल्य हैं उनका विकास होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्क होता है जो अपनी ही उम्र का दूसरा बालक, उसको हम समवयस्क कहते हैं। तो समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने, यानी कि उनसे बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या चीज़ अच्छा होगा, यानी कि क्या उनमें विकसित होगा बच्चों में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन बताना है कौन क्या विकसित होगा। तो यहाँ पर पहला है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, एक दूसरे से प्रश्न करेंगे और उत्तर सीखेंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, इसके लिए हम अंतःक्रिया करने के लिए कहेंगे। या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखेंगे, इसके लिए करें। या फिर डी है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जब बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो जो बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम सामने वाले से बात करेंगे, है ना, कैसे बात करनी है हमें, तो ये जो है सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों में जो है सामाजिक कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, देखिए पहली बार कोई विद्यालय आता है बच्चा, तो वो एक निर्योग होता है, यानी कि कोई उसके पास योग्यता नहीं होती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहली बार विद्यालय आ रहा है बच्चा, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे बेटर ऑप्शन आपको बताना है चुन के। पहला है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार, यानी कि जितना उसको आता है उसके अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ये देखिए निगेटिव पॉइंट है, वो आया है तुम्हारे स्कूल में लेकिन आप भेजोगे उससे दूसरे स्कूल में, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। बी ऑप्शन देखते हैं, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना। देखिए, यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को अलग रखना और कुछ विद्यार्थियों को अलग रखना, ये यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ निगेटिव ऑप्शन है, इसको भी हटा देंगे यहाँ पे। अगला है सी ऑप्शन, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। अगला है डी ऑप्शन, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए, प्रवेश परीक्षा लेना ये भी बच्चे के अपोजिट है, यानी कि बच्चे को किसी न किसी तरीके से रोकने वाली बात है। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, क्या है कि जो योजनाएं हैं, सहकारी योजनाएं हैं, उनको विकसित करने के लिए जो है जो बच्चा है, यानी कि जो निर्योग बच्चा है, उसके आप माता पिता से चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम इसको शिक्षा दें, कैसे हम सहयोग के माध्यम से बच्चे को जो है योग्य बनाएं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, देखिए पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार इंद्रियगामक
जो है इनकी 4 अवस्थाएं हैं पियाजे की। तो पियाजे की 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था जो है वो संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक या फिर इंद्रिय गामक, 3 नाम है उसके। यानी जो पियाजे जी की जो पहली अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की जो पहला चरण है, उसकी जो अवस्था है वह इन चारों में से किससे संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला है बी ऑप्शन, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। देखिए जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है, यानी कि बालक बहुत छोटा होता है, तो वह जो है तार्किक रूप से समस्या का समाधान कैसे कर सकता है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता उसके पास कैसे होगी जब वो 2 साल का बच्चा है। तो यहाँ पर जो है ये बी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। देखिए विश्लेषण करने की योग्यता 2 साल के बच्चे में हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे है डी ऑप्शन, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। देखिए 2 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, तो यहाँ पर सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये भी ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा कि अनुकरण। देखिए छोटा बच्चा होता है तो वह अनुकरण का मतलब है कि नकल करना, किसी दूसरे की नकल करना वो जानता है। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व जो है वो परिणाम है। मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का, यानी कि मानव व्यक्तित्व कैसे बनता है उसमें किसका योगदान रहता है। तो यहाँ पर पालन पोषण या फिर शिक्षण का, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण या फिर केवल आनुवंशिकता। तो देखिए यहाँ पर हम बता दें, पालन पोषण शिक्षा तो रहती ही है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी होता है वो है आनुवंशिकता, यानी कि जो पूर्वजों के जो गुण हैं वो बालक में आते हैं, ठीक है ना, कुछ उनका प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता वाले गुणों का, और कुछ जो जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है या केवल आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा आनुवंशिकता का पड़ता है प्रभाव और थोड़ा वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक एक बच्चे को समझाना या एक एक बच्चे को ध्यान देना, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। सी है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। या फिर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देखिए बच्चे क्या होते हैं, प्रत्येक बच्चे की विकास दर, यानी कि उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर में सीखता है। तो यहाँ पर जो है अगर वह जो है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा कि कौन बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, कोई बच्चा अगर जल्दी सीख गया तो कोई नहीं सीख पा रहा, तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो एक बच्चे पे ध्यान देना, उसको सिखाना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से, यानी कि उससे मिलना और उसको सिखाना उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। इसलिए जो है जो शिक्षक है उसको व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, यानी कि जब व्यक्तिगत रूप से मिलेगा तभी तो वो जान पाएगा कि कौन बच्चा सीख रहा है, कौन बच्चा नहीं सीख रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला है प्राकल्पना का परीक्षण करना। देखिए यहाँ पर प्राकल्पना पहले ही करने लगेंगे, समस्या का पता नहीं है लेकिन प्राकल्पना पहले ही करने लगेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए समस्या के प्रति जागरूकता, आप पता लगाएंगे कि क्या समस्या आ रही है तभी तो आप उसका निदान कर पाएंगे। तो पहले आप समस्या की जागरूकता करेंगे। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। पहले समस्या तो पता चल जाए कि क्या समस्या है, तभी तो उसकी जानकारी एकत्रित करेंगे। फिर प्राक कल्पना का निर्माण करना, कल्पना भी बाद ही में करेंगे जब समस्या का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, कौन सा सीखने का क्षेत्र है ये बताना है। तो अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और अव्यवसायिक। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं, है ना। जो सीखने का एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है ना, उसी से बालक सीखता है ना। जैसे कंप्यूटर आपको सीखना है
तो एक अंदर से इच्छा होती है मुझे कंप्यूटर सीखना है, एक भाव अंदर से आता है, तो यहाँ पर जो है भावात्मक हो जाएगा। भावात्मक क्षेत्र जो है वो सीखने का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि बच्चा जो है बुद्धिमान नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट, इसको हटा देंगे। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है तभी बच्चे ऊब रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः जो बच्चों की त्रुटियाँ यानी कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? यहाँ पे पहला है वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। देखिए बच्चे, कोई भी बच्चा है जब अभ्यास नहीं करेगा तो वह गलतियाँ करेगा, यानी कि बच्चे ने अभ्यास नहीं किया, उस चीज़ को अच्छे से सीखा नहीं, इसलिए वह गलती कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे बाल विकास के 10 क्वेश्चन आज हमने देखे। 3 सेट हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं 10 क्वेश्चन वाले। इसी तरीके से हमारा प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है वह चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर सीटेट की तैयारी कराते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।